दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज का संस्करण कट तक लेटर का हिंदी में 3 बातों से शुरू हुआ है। ये 3 बातें क्या हैं? एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्वीट है, आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC जिसको बोलते हैं, वो मुस्लिम देशों का बड़ा एक संगठन है। उन्होंने भारत के ऊपर एक वक्तव्य इशू किया है, स्टेटमेंट इशू किया है, जो काफ़ी डैमेजिंग है। तो आमतौर पे कश्मीर पे कभी कभी कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है उसके ऊपर काफ़ी चिंता व्यक्त की है, जिससे कि भारत को भी चिंता हुई है। हालांकि भारत ने उसका खंडन किया है। और तीसरी बात यह कि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर, खास करके ट्विटर, फेसबुक पे, बट ट्विटर पर ज़्यादा क्योंकि मैं फेसबुक इतना देखता नहीं हूँ, काफ़ी पुशबैक हुआ है अरब देशों से, जो भारत के अंदर इस समय एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा, मुसलमान के बुरा भला बोलना, कोरोना के लिए सिर्फ उनको जिम्मेवार ठहराना और कुछ ऐसी बातें शुरू हो गई हैं जो जिसको इस्लामोफोबिया कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें पिछले 72 घंटे में हुई हैं। और जो नंबर 2 और नंबर 3 मैंने यहाँ लिस्ट किया है, उसकी वजह से नंबर 1 हुआ है, क्योंकि ये OIC का स्टेटमेंट आया और फिर अरब देशों में, UAE में, कुवैत में, कतर में, इन देशों में जो भारत के मित्र देश हैं, वहाँ से जब वहाँ के जाने माने लोगों ने जब अपना गुस्से का इजहार करना शुरू किया, और गुस्सा भी उन्होंने प्यार से दिखाया। उन्होंने कहा कि आप तो हमारे दोस्त हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को खुद भी एड्रेस किया और कहा कि मोदी जी, आप तो हमारे जो रॉयल फैमिलीज़ हैं, जो हमारे रूलर्स हैं, आप तो उनके भी मित्र हैं। तो आप हमारे बारे में, हमारी औरतों के बारे में, हमारे लोगों के बारे में या मुसलमानों के बारे में ऐसी बात आपके लोग कैसे कर सकते हैं? इसलिए ये मोदी जी ने अपना ट्वीट लिखा, और उस ट्वीट में क्या लिखा कि कोविड-19 है, ये ना रंग भेद करता है, ना नस्ल भेद करता है, ना धर्म का भेद करता है, ना ये बॉर्डर्स मानता है, सीमाएं मानता है, ये तो हर इंसान को जाके चिपक जाता है। तो किसी का भी हम सब मिलकर मुकाबला करें, ये बिल्कुल ठीक ठाक स्टेटमेंट है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मदरहुड एंड एप्पल पाई, बिल्कुल ठीक ठाक है। और किसी और समय आया होता तो इसमें शायद कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं होती, लेकिन इस समय क्योंकि हमें पता है कि पहले 2 चीज़ें हुई हैं। एक, ये अरब देशों में पुशबैक आया है, जो वहाँ के इन्फ्लुएंसर लोग हैं सोशल मीडिया पे, और दूसरा OIC का स्टेटमेंट आया है, तो उसमें नरेंद्र मोदी को ये रिस्पॉन्ड करना पड़ा है। अब ये OIC का स्टेटमेंट और जो सोशल मीडिया पुशबैक है, ये कहाँ से आया, क्यों आया? तो एक कारण तो उसका ये था क्योंकि इस समय, क्योंकि तबलीगियों के बाद से काफ़ी ये बात शुरू हो गई। ये सच बात है कि भारत में करीब 25-30% अभी भी जितने केसेस आ रहे, वो सिर्फ तबलीगी जमात से लिंक्ड है, वो सुपर स्प्रेडर का क्लस्टर है। और जैसा कि मैंने कई बार कहा है, वो कम्युनल स्प्रेड नहीं है, वो कम्युनिटी स्प्रेड है। किसी भी एक जगह में अब ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ पे एक को भी बीमारी होगी, तो ये वायरस इतना ज़ोर से फैलता है कि फिर वो बहुत लोगों को हो जाता है। क्योंकि हमने आपको पहले इसका विज्ञान भी बताया। इसका विज्ञान ये है कि आप कितनी बार जो आदमी संक्रमित है उसको मिलते हैं, कितनी देर तक मिलते हैं और कितना नज़दीक से मिलते हैं, इस सब बात का ताल्लुक है कि आपको ये संक्रमण होगा कि नहीं होगा। तो कैजुअल किसी को आप इधर उधर मिले हेलो करके, तो आपको चांस होना हो सकता है, लेकिन होने का चांस कम है। लेकिन अगर एक कमरे में आप सत्संग कर रहे हैं, कांग्रीगेशन कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, बहुत बैठे हुए हैं, तो इसमें होने का मौका ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये फैला। लेकिन उसके बाद से जो बातचीत शुरू हुई, कुछ जगह कुछ लोगों के ऊपर हमले भी शुरू हुए, तो उससे अरब देशों में कुछ प्रतिक्रिया हुई और कुछ लोगों ने वहाँ पे ढूंढना शुरू कर दिया कि भारत में और क्या हो रहा है। और हो सकता है इसमें भारत के जो दुश्मन हैं वो भी हों, जिन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको मौका मिले, अगर किसी देश में उनको फूट नज़र आए तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं। तो एक 2015 की ट्वीट थी तेजस्वी सूर्या की, जो कि बीजेपी के बेंगलोर साउथ के MP हैं, और वो बीजेपी के राइजिंग स्टार हैं एक तरह से। और बीजेपी ने सबको ताजुब कर दिया था जब पिछले मई के चुनाव में उन्होंने बेंगलोर दक्षिण से उनको टिकट दिया, ना कि अनंत कुमार, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी वो सोच रही थी कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन उनको नहीं देके
ये बिल्कुल नौजवान तेजस्वी सूर्या को दिया, और दिया भी इसलिए क्योंकि वो सोशल मीडिया स्टार थे और जो मर्जी बोलते थे। तो उन्होंने 2015 का एक ट्वीट था मार्च का, जिसमें उन्होंने कुछ अरब औरतों के बारे में एक बात कही, और उन्होंने कहा कि अरब औरतें जो उनकी जीवन में जो सेक्स होता है वो कई सौ सालों से लवलेस होता है, उसमें उनको कोई सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ज़बरदस्ती टाइप सेक्स होता है। आप वो ट्वीट देखिए, मैं उसको पढ़ के भी नहीं सुनाऊंगा, वो पढ़ने लायक भी नहीं है मेरे। और ये उन्होंने कोट करते हुए कहा तारिक फतेह को, जिनका नाम आप सब जानते हैं, वो कनाडा से आते हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, कनाडा के नागरिक हैं, लेकिन भारत में बड़े मशहूर हैं क्योंकि हमारे बहुत चैनल्स वगैरह के ऊपर जाके वो मुसलमानों को, इस्लामिक तरीक़ों को, इस्लामिक देशों को बुरा भला कहते हैं, और उससे कुछ लोगों को चीप थ्रिल्स मिलती है, तो वो काफ़ी पॉपुलर हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था 22 मार्च 2015 को स्वराज्य मैगजीन में। उस इंटरव्यू से ये लाइन लेके तब तेजस्वी सूर्या ने कोट की थी। तो ये पुरानी ट्वीट के ऊपर एकदम बवाल हो गया, और काफ़ी लोग जो कि जाने माने हैं खाड़ी के देशों में, उन्होंने इसके ऊपर वापस ट्वीट किया और उसको नरेंद्र मोदी को मार्क किया। अभी वो चल ही रहा था कि उसी के बीच में एक और सौरभ उपाध्याय हैं कोई जनाब, वो यूएई में रहते हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि ये देखिए सब लोग मुसलमान लोग फैलाते हैं ये बीमारियां वगैरह, और उसमें कुछ ऐसा भी लिख दिया कि ये दुबई वाले सब जानते हैं, शहर को तो हम हिंदुस्तानियों ने आके बनाया है। तो उसका भी बहुत ज़ोर से रिएक्शन हो गया। तो उसके ऊपर एक वहाँ पे यूएई में प्रिंसेस हिंदा हैं, जो कि वहाँ की राजकुमारी नहीं है, वहाँ के राजघराने की नहीं है, लेकिन वो एक सम्रांत परिवार की है। शारजा में उनकी शादी हुई थी कतर में, तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ रहते हो या काम करते हो, आपको तनख्वाह मिलती है, लेकिन अगर हमारे बारे में ऐसी बातें कहेंगे तो हम इसको आपसे टॉलरेट नहीं करेंगे। और जो तेजस्वी सूर्या की ट्वीट थी उस पर तो हालांकि पुरानी थी, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप राजनेता हैं, कल को आप भारत के विदेश मंत्री भी बन सकते हैं, अगर बन जाएं तो आप किसी अरब देश में आने की हिम्मत नहीं करना। तो इससे अब साफ हो गया था कि इससे भारत की काफ़ी मिट्टी पलीत हो रही है, काफ़ी इज्जत खराब हो रही है, और इसलिए नरेंद्र मोदी को बीच में आके बोलना पड़ा। अब उनके लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। और इसके लिए मैं आपको वापस लेके जाता हूँ जो रामलीला मैदान में उनकी रैली हुई थी दिल्ली चुनाव शुरू होने से पहले। उस रैली में उन्होंने कहा, भारत के मुसलमानों को संबोधित करते हुए, खास करके दिल्ली के मुसलमानों को संबोधित करते हुए, कह रहे आप हमसे डरते क्यों हो, आप बीजेपी से और मुझसे डरते क्यों हो, मैं तो एंटी मुसलमान नहीं हूँ, बीजेपी एंटी मुसलमान नहीं है। आप देखिए, अगर मैं मुसलमान विरोधी इतना होता तो इतने बड़े बड़े मुसलमान देश, दुनिया के सबसे ताकतवर मुसलमान देश, अपने देश की सबसे बड़ी, सबसे ऊंचे इनाम उपाधि मुझे क्यों दे रहे हैं। और ये सच बात है कि नरेंद्र मोदी को यूएई से, सऊदी अरेबिया से, कई बड़े और मैं कहूँगा कि ट्रेडिशनल मुस्लिम देशों से और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम देशों से उनका हाईएस्ट ऑनर मिला। और ये फ़ोटो भी आप देखेंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर कि कितने नेताओं के साथ और उनकी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप। और ये सच बात है कि इन देशों के पास बहुत पैसा है अभी, जिसको वो कहीं पे निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास सॉवरेन फंड्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं। इस बात से मत घबराइए कि अभी तेल का दाम ये तो कभी ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन उनके पास पैसा है जो उनके पास निवेश करने के लिए देश नहीं है। तो उनको भारत भी एक निवेश के लिए अच्छी जगह मिली हुई है और भारत को भी वो पैसा चाहिए। तो इन देशों में भारत का स्टेक है। दूसरी बात ये कि ये उम्मा क्या चीज़ है। उम्मा एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सारे मुसलमान देश एक साथ नहीं है। मुसलमान देशों के अंदर भी अपने ब्लॉक्स हैं और अपने जोड़ तोड़ होते हैं, और उसमें कई अपनी डिविजन्स भी हैं। कुछ मान लीजिए कि रेस के ऊपर है, अफ्रीकन और तरह के, अरब और तरह के, टर्किश और तरह के, ईस्ट एशियन और तरह के, इंडोनेशिया में, मलेशिया में। कुछ मान लीजिए कि उसमें सेक्ट की हैं कि शिया और सुन्नी हैं। कुछ सिविलाइजेशनल हैं, कल्चरल सिविलाइजेशनल, जैसे कि पर्शियन जो ईरानियन है और अरब हैं। तो ये सब अलग अलग है। इन सब के बीच में अगर आप देखें आबादी, तो आबादी में तो सारे मुसलमानों में ज़्यादा हमारे रीजन में ही है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा, फिर पाकिस्तान, फिर भारत, फिर बांग्लादेश।
लेकिन जो ताकत है मुसलमान दुनिया की वो है मुट्ठी में अरब देशों की, खाड़ी के देशों की। खाड़ी के देशों में सारे अरब देश नहीं है, वैसे ईरान भी है, और ईरान उनकी आपस में खींचातानी रहती है, लेकिन ईरान के साथ भारत के बहुत दिनों से बड़े अच्छे संबंध हैं। कभी कभी तू मैं होती है, अभी हुई भी थी। खामेनी ने कुछ बोला था, लेकिन आप देखिए 75,000 टन अभी भारत से गेहूं जा रहा है अफ़गानिस्तान, और दवाइयाँ जा रही हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जा रही है। वो कहाँ से जा रही है? वो ईरान से होके ही जा रही है। चाबहार का बंदरगाह भी ईरान में बन रही है। तो भारत और ईरान के बड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है आपस में। तो भारत और ईरान अपनी रिलेशनशिप को रिपेयर कर रहे हैं इस समय। इसी तरह से जो अरब देशों में भारत की दोस्ती हुई है पिछले 10-15 साल में, और ख़ास करके 6 साल में जो नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो दोस्ती बढ़ी है, ये मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है 6 साल में, कि उन्होंने अरब देशों के साथ अपनी मित्रता बहुत बढ़ाई है, और ज़ाती तौर पर भी बढ़ाई है। क्योंकि वो फ्यूडल कंट्रीज़ हैं, देश हैं, उनके रूलिंग फैमिलीज़ हैं, उनके साथ में बढ़ाई है। इसकी बहुत वैल्यू है, उनको खुद को बहुत वैल्यू है, और इसकी भारत को भी बहुत वैल्यू है। तो अब ये नज़र आ गया था कि हमारी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से, कि जहाँ मर्जी बैठे मुसलमान को गाली निकालनी शुरू कर दी, और ये भी नहीं सोचा कि मुसलमान हमारे हर 7 भारतीयों में से एक मुसलमान है। 20% हम में से हम मुसलमान हैं। तो आप अगर 20% को बोलेंगे पाकिस्तानी या एंटी नेशनल या देश के दुश्मन या कोरोना वायरस लाने वाले, अगर आप 20% 7 में से एक को ऐसे बर्ताव करेंगे, तो ये देश इकट्ठा कैसे रह पाएगा? मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा एंटी नेशनल राष्ट्र विरोधी यही चीज़ है कि आप अपने ही देश के लोगों को ऐसे बुरा भला कहते रहें, चाहे आप सोचें कि उसके मुझे वोट मिलते हैं, लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं इनको वोट भी नहीं मिलते, इनको सिर्फ रीट्वीट्स और लाइक्स मिलते हैं। तो ये एक टेंडेंसी बन गई थी कि अपनी बेस को खुश करने के लिए आप एक भारत की कम्युनिटी को, एक बड़ी कम्युनिटी को, हालांकि माइनॉरिटी है, आप लगातार उसको डिमोनाइज करते रहें, उसको हमेशा काले पेंट से पेंट करते रहें। इसकी अब जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूज बाय डेट, ये ख़त्म हो गई है। ये जो एक पॉलिसी थी ये एक्सपायर हो गई है। ये जैसे खाना बासी हो जाता है या दवाई एक्सपायर हो जाती है, ऐसे हो गई है। और ये पुशबैक आया है, क्योंकि अगर आप OIC को भी देखें तो OIC के साथ भारत के संबंध हमेशा अच्छे नहीं रहे हैं। 1969 में OIC से भारत का झगड़ा हुआ था, क्योंकि OIC ने भारत को बुलाया था और फिर मना कर दिया था। वो हम एक बार पहले कह चुके हैं कर्तक लेटर में। और झगड़ा किस बात पे हुआ था? पाकिस्तान के ऊपर हुआ था। 50 साल से भारत उससे बाहर था। पिछले साल 2019 में 50 साल के बाद OIC ने भारत को बुलाया, और सुषमा स्वराज वहाँ गई और वहाँ जाके बोली। पाकिस्तान ने उसका विरोध किया और कहा हम नहीं आएंगे। OIC ने कहा फिर भी हमने इंडिया को बुलाया है, भारत अब आएगा, आप आए या ना आए। तो इतनी बड़ी उपलब्धि थी, और हमने इसकी बात भी की थी कि OIC ने, देखिए अब भारत का इतना रुतबा ऊंचा है कि OIC ने भी पाकिस्तान को बाहर रखा, लेकिन भारत को आके बोलने दिया, और वो भी सुषमा स्वराज ने वहाँ जाके बोला। अब OIC से भी ये वक्तव्य आया, और ये सब इन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से आया। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये जो ट्वीट है, ये कोई ऐसे ही बाय द वे नहीं आया है, ये सब सोच समझ के आया है। और शायद ये एक उनकी बेस को एक ये संदेशा है कि आप इसको अब बंद कीजिए, ये चीज़ ज़रूरत से आगे निकल गई है। और ऐसा अगर है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। और एक बार फिर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम अपना हिंदी कंटेंट बढ़ा रहे हैं अपने YouTube चैनल पे। आप सब्सक्राइब कीजिए, आप देखते रहिए, और जल्दी ही हम हिंदी की अपनी अलग से चैनल भी शुरू करने वाले हैं। तो फिर से सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को, पड़ोसियों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए।